दोस्तों, आज हम रिजर्व बैंक में कैरियर जो अवेलेबल है उसके बारे में कॉमर्स अवेयरनेस के इस इंटरव्यू में जानने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, आज हमारे साथ रिजर्व बैंक के फॉर्मर डिप्टी जनरल मैनेजर श्री R.S. सेंगर सर हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आज हमारे बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं सर, वो रिजर्व बैंक में सर किस तरह अपना कैरियर बना सकते हैं सर? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। मैं कोशिश करूंगा बच्चों को कुछ दे सकूं, रिजर्व बैंक के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। तो आपने पूछा है कि रिजर्व बैंक में कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। देखिए, रिजर्व बैंक एक सरकारी संस्था है जहां पर सभी संवर्ग के लोगों के लिए अवसर उपलब्ध हैं। कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है और अन्य स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी है। स्पेशली इस कॉमर्स के लिए कोई ऐसा जो है ना पद नहीं है जो रिजर्व किया गया हो। तो जो अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स के बच्चों के लिए है उनके बारे में बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक में दो तरह के पद होते हैं, एक कॉमन कैडर के होते हैं और एक टेक्निकल कैडर के होते हैं। कॉमन कैडर के पदों में कॉमर्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन से पद हैं? ये दो तरह के पद हैं, एक असिस्टेंट का पद होता है और एक मैनेजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डीआर उसको बोलते हैं, मैनेजर डीआर उसका पद होता है। ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है और इसके तहत फिर सिलेक्शन होता है। उसमें 2 फेजेस में एग्जाम होता है। इस एग्जाम के बारे में भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए एज लिमिट रखी गई है असिस्टेंट के लिए 21 से 28 साल और मैनेजर के लिए रखी गई 21 से 30 साल। जो पेपर की डिजाइन है वो ये है, पहले फेज में 3 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। इसके बाद एक दूसरा पेपर होता है मेन में, सेकेंड फेज है ये। उसमें जो पेपर होते हैं 4 पेपर होते हैं। उसमें वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस का भी एक पेपर होता है जिसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जब एग्जाम फर्स्ट और सेकंड फेज पास कर लेते हैं बच्चे, तब फिर इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें केवल एक लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो बच्चों को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके पश्चात वो बच्चे रिजर्व बैंक में असिस्टेंट के रूप में आ सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी। और जो दूसरा मैनेजर के लिए एग्जाम होता है, क्योंकि मैनेजर का एग्जाम काफी प्रेस्टिजियस है, तो इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर काफी कंपटीशन होता है, जिसमें पद कम होते हैं लेकिन कंपटीटर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा टफ एग्जाम है। ये भी 2 हिस्सों में होता है। फर्स्ट फेज में जो पेपर्स होते हैं वही पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जब ये बच्चे पास कर लेते हैं, इसके बाद मेन एग्जाम होता है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड फेज डिस्क्रिप्टिव होता है। इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज पहला पेपर, दूसरा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, तीसरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये 3 पेपर होते हैं। इन 3 पेपर को करने के बाद, पास करने के बाद फिर बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। उसमें इंटरव्यू में बुलाने के बाद, सिलेक्शन के बाद में फिर प्रॉपर जो है उनकी पोस्टिंग होती है। तो कॉमर्स के बच्चे भी इस तरीके से आ सकते हैं रिजर्व बैंक में। 2 पद उनके लिए हैं जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया है या मान लीजिए इकोनॉमिक्स की इन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, तो सर उनके लिए भी कोई स्पेशली कुछ स्कोप होता है रिजर्व बैंक में सर? हाँ, जो बच्चे इकोनॉमिक्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके लिए तो ये 2 पद हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मास्टर्स किया है उनके लिए स्पेशलाइज्ड कैडर में पद हैं। वो 2 डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। एक है DPR बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। इसमें एज ए रिसर्च ऑफिसर, एज ए इकोनॉमिस्ट उनको भर्ती किया जाता है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स से जो है ना एग्रीकल्चर
इकोनॉमिक्स बिजनेस है या डेवलपमेंटल है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये जो है ना अगर इसमें मास्टर्स किया है और 55% मार्क्स उसने लाए हैं तो वो इसमें अपीयर हो सकता है। और डीपीआर जो स्पेशलाइज्ड कैडर डिपार्टमेंट है उसमें एज ए इकोनॉमिस्ट वो भर्ती हो सकता है, एक हमारे यहाँ। और दूसरा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ये जो डीपीआर है, जो जितने भी आपने देखा होगा एनालिटिकल स्टडीज करता है रिजर्व बैंक, जो दुनिया की और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका एनालिटिकल स्टडीज करता है। इसके बाद उसके जो है निष्कर्ष हैं वो टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करता है। उसी आधार पर आपने देखा होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है वो काम करती है और देश के लिए जो है ना रेपो रेट वगैरह निर्धारित करती है। बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह जो आप देखते हैं गवर्नर डिप्टी गवर्नर देते हैं, यही जो है ना आरओ रिसर्च ऑफिसर्स तैयार करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका। दूसरा एक डिपार्टमेंट है DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पर भी रिसर्च कैडर दोनों का एक ही है, दोनों का पद रिसर्च ऑफिसर बोला जाता है। उसमें क्वालिफिकेशन वही मास्टर्स है, उन्होंने स्टेटिस्टिक्स से डिग्री ली हो, MS की मास्टर किया हो, या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, या मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स हो, या इकोनॉमेट्रिक्स वगैरह, या अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स से उन्होंने मास्टर्स किया है, तो ये इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और इस तरीके से आ सकते हैं सर। इकोनॉमिक्स के लिए जो है ना। सर बच्चे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी जैसे कॉमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक है, देना बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और भी बहुत सारे बैंक है, तो सर उनमें जो पे स्ट्रक्चर होता है, सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है, और रिजर्व बैंक के सैलरी स्ट्रक्चर होता है, अगर सेम कैडर की पोस्ट है तो क्या सर सैलरी स्ट्रक्चर में कोई फर्क देखने को मिलता है सर? हाँ बिल्कुल, देखिए एक समय था जब ये कहा जाता था रिजर्व बैंक का पे स्ट्रक्चर कॉमर्शियल बैंक से लिंक्ड है, थोड़ा अप है, लेकिन कुछ समय पूर्व ये डिलिंक हो गया पूरी तरीके से। अभी कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर अलग है और रिजर्व बैंक का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के सेटलमेंट अलग तरीके से होते हैं। उनका उनका अपना जो है भारत सरकार से होता है, हमारा रिजर्व बैंक के थ्रू होता है। तो हमारा जो भी पे स्ट्रक्चर है वो अलग है, अलाउंसेस अलग है, पर्क्स अलग है, फैसिलिटीज बिल्कुल अलग है, जो काफी अधिक है और काफी ल्यूक्रेटिव है और बच्चों को जो है ना आकर्षित करती है कि रिजर्व बैंक में किस तरीके से एंट्री पाई जाए, जिससे हम जो है ना इतना अच्छा वेतन और इतना अच्छा जो है कैरियर और ये जो पर्क्स वगैरह इतने सुंदर हैं। तो ये जो है ना पाने के लिए बच्चे जो है ना रिजर्व बैंक, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इवन हमारे यहाँ जो असिस्टेंट में जो बच्चे आते हैं उसमें 80% बच्चे MBA इंजीनियर्स होते हैं। अच्छा। वो कैरियर सेक्रीफाइस, और उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉमर्शियल बैंक में POs होते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर्स होते हैं, वहां से छोड़ के यहाँ आते हैं केवल असिस्टेंट बनने के लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक का पे स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पर्क्स इतने हैं, उनको लगता है कैरियर इतना अच्छा है तो यहाँ आना चाहते हैं और एक बहुत ही स्मूथ लाइफ है। और यहाँ पर पोस्टिंग के प्लेस भी स्टेट के कैपिटल है, जहाँ राजधानी में आपके लिए फ्लैट तैयार बैंक मिलेगा, तो आपके बच्चों को कोई भविष्य जो है ना बहुत अच्छा है। इस तरीके से रिजर्व बैंक का पे स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है जी। सर रिजर्व बैंक में सर कौन कौन सी पोस्ट होती है सर, और उनमें सर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? देखिए हमने आपको बताया था दो तरह से रिजर्व बैंक में भर्ती होती है, कॉमन कैडर और दूसरा स्पेशलाइज्ड कैडर। कॉमन कैडर की बात मैं आपको बता चुका हूं। स्पेशलाइज्ड कैडर में जो पद हैं उसमें सबसे पहले है राजभाषा अधिकारी, इसको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में भर्ती करते हैं। जो बच्चे MA हिंदी या ग्रेजुएशन में हिंदी लेते हैं वो बच्चे इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। एक पद है लीगल ऑफिसर का, जिसमें LLB वगैरह जो बच्चे करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, LLB और LLM। और इंजीनियर के भी पोस्ट हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है DA प्रोमाइसिस, वहां पर इंजीनियर्स की पोस्ट है, तो उसमें टेक्निकल और जो है ना और सिविल के लिए दोनों के लिए जो है अलग अलग इंजीनियर होते हैं, वो भी BTech होने चाहिए। इस तरह से डेपर और जो है ना DSM के बारे में मैंने बता ही दिया कि जो स्पेशलाइज्ड कैडर दो डिपार्टमेंट हैं डेपर और DSIM, उनके लिए रिसर्च ऑफिसर के रूप में बच्चे आ सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ टेक्निकल पोस्ट हैं, जो जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं इसके थ्रू भी आ सकते हैं, कॉमन कैडर के अलावा भी। तो सर एक बात, लेकिन कॉमर्स का यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, इसलिए इस कैडर इस तरीके से बच्चे जो है कॉमर्स वाले इसमें नहीं आ सकते।
अच्छा। सर जी। एक बात और पूछनी थी कि जो रिज़र्व हम्म। बैंक में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो सर उनको आगे मतलब प्रमोशन के भी कुछ चांसेस होते हैं क्या? या फिर जो उनको जैसे इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर मतलब प्रोविज़न? देखिए, जो बच्चे हैं देश के, आज रिजर्व बैंक उनकी पसंदीदा जो है इंस्टीट्यूशन बन गया है। यस और सर। बच्चे जो है ना आ- आ- आशा करते हैं कि मेरा रिजर्व बैंक में सिलेक्शन हो। तो यस। उसके लिए वो भरपूर तैयारी भी करते हैं। क्यों? उसका कारण है, मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक का पे स्ट्रक्चर, रिजर्व बैंक के पर्क्स, फैसिलिटीज वगैरह बहुत हैं। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स है, प्रमोशन के जो चांसेस हैं, वो आपने पूछा, बहुत सही पूछा। प्रमोशन के जो चांसेस है, एक बच्चा जो असिस्टेंट के रूप में आता है, वो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम और सीजीएम तक भी पहुंच सकता है, एक असिस्टेंट भर्ती। और अगर डीआर मैनेजर के रूप में आता है, तो वो व्यक्ति डीजी तक भी पहुंच सकता है, यानी कि सीजीएम और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी गवर्नर तक भी पहुंच सकता है। और जब इनकी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की चेन्नई में, तब इनको टॉप मैनेजमेंट इस तरीके से मोटिवेट करता है कि आपका करियर बहुत ही अच्छा है, आप लॉन्ग रेस के घोड़े हो, आप किसी भी लिमिट तक पहुंच सकते हो, आपको परफॉर्म करना है, परफॉर्मर बनना है। तो ये कैरियर जो है ना, असिस्टेंट और मैनेजर के रूप में जो है ना, दोनों ही जो है ना कैरियर बहुत अच्छे हैं और किसी भी ऊंचाई तक बच्चे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी, जो प्रमोशन की बात के अलावा भी कुछ चीजें जो इंसेंटिव हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे क्या है, असिस्टेंट के बच्चे हैं, 3 साल में असिस्टेंट बन गए, आए 3-4 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। इसके बाद फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है या डीआर एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसके थ्रू डायरेक्ट ग्रेड बी मैनेजर बन सकते हैं। और ग्रेड बी मैनेजर के बाद फिर 5-7 साल के बाद में फिर एजीएम बन सकते हैं। इस तरीके फिर टाइम बाउंड उनको प्रमोशन मिलता रहता है। तो ये जो है ना, असिस्टेंट में भी इसी तरीके से जो है ना, ग्रेड बी डीआर में भी उनको जो है ना, आते हैं 7 साल में उनको जो है ना प्रमोशन मिल जाता है, या 5 साल में वो रिटिन चैनल से भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो इंसेंटिव्स हैं, वो भी रिजर्व बैंक के बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए। देखिए, एक सीआईबी एग्जाम होता है, सर्टिफाइड है ना, एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का, आपने नाम सुना होगा। यस सर। वो कोर्स होता है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में, दोनों को क्वालिफाई करने के बाद, पास करने के बाद में 2 इंक्रीमेंट एडवांस में मिलते हैं। अगर कोई बच्चा आता है और तुरंत ही कर लेता है 2 साल में, तो लाइफ लॉन्ग टिल रिटायरमेंट उसको ये 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, और ये लाखों का जो है ना बारह नारा हो जाता है पूरी लाइफ में। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा पीएचडी किए हुए है या करना चाहता है, उसको पीएचडी के लिए अलाउंस मिलता है। थीसिस पब्लिश कराने के लिए बैंक ऐड देती है। अगर कोई बच्चा बाहर जाकर के, विदेश जाकर के भी पढ़ना चाहता है, रिजर्व बैंक उसको सेबेटिकल देता है। सेबेटिकल माने छुट्टी, स्टडी लीव देता है, और वो जाकर के वहां पर विदेश में पढ़ाई कर सकता है और अपना और उज्जवल भविष्य बना सकता है। रिजर्व बैंक उसको पूरी फीस रिएम्बर्स करता है। इसी तरीके से यहाँ पर इंडिया में कोई कोर्स करना चाहता है, पोस्टल कोर्स करना चाहता है, वो भी कर सकता है, रिजर्व बैंक पूरी फीस भरता है। और ट्रेनिंग तो बहुत रिजर्व बैंक में, क्योंकि एक नॉलेज इंस्टीट्यूशन है, इसलिए जो है ना, यहाँ पर जो कर्मचारियों को ट्रेनिंग बहुत दी जाती है, विदेश में भी और देश में भी। देश में तो दो हमारी संस्थाएं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो लगातार साल भर ट्रेनिंग देती हैं। विदेश में भी लोग भेजे जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए। इस तरीके से ये जो है ना अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ये जो डायरेक्ट जो इस कैडर से लोग आते हैं, तो बच्चों को जो है ना, रिजर्व बैंक में इंसेंटिव वगैरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ बस आए और आकर के अपना भविष्य बनाए, जो जितनी ऊंचाई उड़ सकता वहां है तक जा सकते वो हैं सर। उड़। जी। अच्छा सर एक बात बताना कि जैसे किसी बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है, तो सर उसका रिजर्व बैंक में एक ऑडिटर के अलावा भी कोई स्कोप होता है क्या सर? देखिए, रिजर्व बैंक में ऑडिटर का कोई ऐसा सरकारी पद नहीं है। यस सर। रिजर्व बैंक में जो भी ऑडिटर होते हैं, सीए होते हैं, वो हायर्ड होते हैं। हम्म। कंपनियों से हम हायर करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और वही रिजर्व बैंक के डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको जो है ना वो देखते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं। उनको हम कंकरेंट ऑडिटर बोलते हैं। वो कंकरेंट जो है ना, डे टू डे बेसिस पर जो है ना, वो देखते हैं फैक्ट जो है, और इसके बाद वेरीफाई करते हैं। तो हमारे कंकरेंट ऑडिटर होते हैं। कोई भी ऑडिटर जो है ना की पोस्ट नहीं है रिजर्व बैंक।
और ना ही किसी तरीके से जो ना कोई लेटरल एंट्री भी कहने बीच में किसी को ले ले, ऐसा भी कुछ नहीं। जी। अच्छा सर, मान लीजिए किसी बच्चे ने एमबीए पास किया है, तो सर उसके लिए रिजर्व बैंक में क्या स्कोप है सर? देखिए, रिजर्व बैंक में एमबीए जो जिसने पास किया है वो सिंपल हमारे यहाँ जो है ना एक ग्रेजुएट माना जाएगा, और अच्छा। वो जो है ना असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट के लिए या जो है ना मैनेजर डीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए बस ये, हाँ एमबीए किया है तो स्वाभाविक है जब वो बैंक की मेन स्ट्रीम में आएगा, उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है अकाउंटिंग की, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जब परफॉर्म करेगा तो स्वाभाविक है प्रमोशन भी मिलेगा। अच्छा। तो ये फिर बाद में रिजर्व बैंक में आने के बाद में अपनी एबिलिटीज को दिखा सकता है। लेकिन एंट्री लेवल पर एमबीए के लिए कोई वेटेज नहीं है, वो सिंपल जैसे दूसरे मेन स्ट्रीम के लोग हैं वैसे ही जो है उसको भी ट्रीट किया जाए। अच्छा सर, कोई बच्चे ने मान लो 12वीं पास किया है, तो सर उसके लिए भी रिजर्व बैंक में क्या कोई तरह का कोर्स इस तरह का होता है जिससे में बच्चा रिजर्व बैंक में किसी भी पोस्ट पर पहुंच सके? जिसने बाहर नहीं, ट्वेल्थ ट्वेल्थ इसको पास दोबारा आउट बच्चे, रिपीट करिए। अगर किसी बच्चे 12th ने पास। 12th पास आउट किया है उसके लिए सर रिजर्व बैंक में क्या स्कोप है सर? हाँ, जैसे 12th पास के लिए तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि क्लास 4 की पोस्ट भी जो है ना के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो वो जो है ना जो बच्चा है 12th के बाद क्या करना चाहता है और 12th के बाद क्या करना चाहता है, 12th के लिए तो कोई ऐसा नहीं है, है ना, कि कोई बहुत बड़ा उसको असिस्टेंट की जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। वो ग्रेजुएशन, हाँ। हाँ, अगर 12th के बाद में कोई कोर्स करना चाहता है तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स भी है उसमें। यस जी। सर। अच्छा सर, एक बात बताना कि मान लीजिए किसी बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया है और वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है और वो रिजर्व बैंक में उसको जॉब मिल गई, तो सर एक बात बच्चा जानना चाह रहे थे कि क्या वो मतलब टॉप लेवल की जो पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट जो होती है, क्या वहां तक कोई बच्चा पहुंच सकता है सर? देखिए, ऐसा है कि ये अगर जो है ना मान लिया उसको जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा अनुभव है और वो बहुत ज्ञानी है, तो वो क्या है कि जहां जिस पोस्ट पर भर्ती हुआ, मान लो असिस्टेंट, मान लो मैनेजर के रूप में भर्ती हुआ है, तो यस। वहां पर भी जो है ना वो बहुत अच्छा काम करेगा। काम करने के बाद अपनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जब देगा तो प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन उसको जल्दी मिलेगा। यस। जल्दी मिलेगा तो वो सीढ़ियां जल्दी चढ़ेगा। लेकिन का जो गवर्नर है वो कोई डिपार्टमेंटल पोस्ट नहीं है, वो भारत सरकार की पोस्ट है। भारत सरकार ही उस पद पर अपॉइंट करता है, इसलिए कोई भी डिपार्टमेंटल व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये जी। बच्चे ये जानना चाह रहे थे आपसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा फॉरेन में पढ़ने चाह रहा है, मान लीजिए किसी भी डिग्री के लिए जाना चाह रहा है, तो क्या रिजर्व बैंक किसी तरह का लोन बच्चे को प्रोवाइड करवा सकता है सर? नहीं, रिजर्व बैंक लोगों का बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक यस है। सर। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के खाते नहीं रखे जाते हैं, यहाँ पर बैंकों के खाते रखे जाते हैं। इसलिए जिसके खाते हैं, बैंकों के खाते हैं, तो वो लोन ले सकते हैं रिजर्व बैंक से, लेकिन व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि व्यक्तियों के खाते रिजर्व बैंक में नहीं होते। उसके लिए लोन के लिए कॉमर्शियल बैंक में ही जाना पड़ेगा। सर एक बात बच्चे पूछना चाह रहे थे कि रिजर्व बैंक को नोट छापने की सरकार इजाजत देती है, तो सर अन्य किसी बैंक को इस तरह की इजाजत नहीं हो सकती क्या सर? अन्य किसी को सर ये बच्चों देखिए, का सवाल है जो हम रिजर्व लोग बैंक को, क्वेरीज मंगाते हैं बच्चों से। हाँ देखिए, रिजर्व बैंक जो ये काम नोट छापने का काम करता है वो यूं ही नहीं करता है, उसके लिए लीगल मैंडेट है। उसको जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है, उसके सेक्शन 22 में कहा गया है कि रिजर्व बैंक हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स। रिजर्व बैंक के पास पूरा अधिकार दिया गया, एकाधिकार मोनोपोली नोट इशू करने का। तो इस तरह से कोई भी संस्था नहीं कर सकती है, क्योंकि बाई पार्लियामेंट के एक्ट जो है ना ये रिजर्व बैंक को काम दिया गया। अगर कोई ये व्यक्ति काम करता है तो इलीगल है और वो कानून के द्वारा निषिद्ध है। ठीक है। यस सर। और रिजर्व बैंक जो नई नोट छापता है उसके बारे में भी बता दूं कि प्रसंगवश कि रिजर्व बैंक का नोट जो है ना जो छपता है उसकी प्रोसेस क्या है। उसकी प्रोसेस रिजर्व बैंक अकेले डिसीजन नहीं लेता है। छापने का अधिकार
रिजर्व बैंक लेकिन भारत सरकार की कंसल्टेशन से करता है। हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उस पर वहां विचार विमर्श होता है कि नोट का कलर कैसा होना चाहिए, नोट की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, नोट का फॉर्म कैसे होना चाहिए, पेपर क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करता है। इसके बाद वो प्रपोजल भारत सरकार के पास जाता है। भारत सरकार फिर उसमें सहमति असहमति जो भी हो, एक सहमति के साथ में वो नोट फिर छापा जाता है। पूरे भारत में जानकारी के लिए बता दूं 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जो 2 भारत सरकार तो रिजर्व बैंक छापता है उसको बैंक नोट कहते हैं, जो गवर्नमेंट छापती है ₹1 का नोट उसको करेंसी नोट कहते हैं। भारतीय बैंक नोट में रिजर्व बैंक गवर्नर के दस्तखत होते हैं और करेंसी नोट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। ठीक है। भारत में 4 जो है ना टकसालें हैं जो सिक्कों को छापती हैं, जो भारत सरकार की हैं। मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और एक नोएडा में है जिसको रिजर्व बैंक ने बनाया है। ये जो है ना रिजर्व बैंक को लीगल मैंडेट है नोट छापने का। रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी नोट नहीं छाप सकता। ठीक है, ओके आगे। सर ये बात पूछनी थी कि रिजर्व बैंक जो नोट छापता है तो सर उसके लिए कोई सिक्योरिटीज भी रखनी पड़ती है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास? हाँ देखिए, जब अंग्रेजों की व्यवस्था थी तो उस समय सिक्योरिटी गोल्ड में रखी जाती थी, लेकिन 1956 से ये व्यवस्था बदल दी गई क्योंकि इतना नोटों का जो है ना डिमांड ज्यादा है और गोल्ड जो है ना उतना नहीं रखा जा सकता। तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में यह है कि एक अमाउंट जो है ना 200 करोड़ रुपए का पैकिंग के रूप में रखा जाएगा कि ये जो है ना जब भी कोई भी रिम्बर्समेंट की बात आती है, क्योंकि नोट जो है ना भारत सरकार के द्वारा गारंटेड है, तो उसमें जो है ना इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम से 200 करोड़ रुपए से जो भी है भरपाई की जाएगी। इस तरीके ये जो 200 करोड़ है गोल्ड में भी हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी में भी हो सकते हैं, इंडियन सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी और भी आपको देना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक अपने आप, आपने पूछा है नोट क्यों छापता है, तो रिजर्व बैंक अपने आप नहीं छापता है। इसके लिए एक व्यवस्था काम करती है भारत सरकार के साथ बातचीत करके कि नोट की कितनी जरूरत है, मार्केट को कितनी जरूरत है। भारत सरकार बताता है कि भाई इस समय जो है ना ये क्रॉपिंग सीजन चल रहा है, ये मेला किसी कुंभ का टाइम चल रहा है, या सीजनल खरीद का टाइम चल रहा है, या फिर जो है मार्केट को इतनी आवश्यकता है, या ग्रोथ के लिए कितने नोट की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ में रिजर्व बैंक में जो पुराना नोट आता है डिस्ट्रॉय किया जाता है उतनी वैल्यू का नोट, और रिजर्व भारत सरकार के द्वारा जो ग्रोथ के लिए जो डिमांड है उसको जोड़ करके फिर नोट छापा जाता है। इस तरीके से नोट छापा जाता है। जी सर, रिजर्व बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं रखता है क्या सर? जी, जो महंगाई जो बढ़ रही है, बढ़ती है कंट्री में, अपने कंट्री में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सर क्या स्टेप्स लेता है रिजर्व बैंक? हाँ बिल्कुल, रिजर्व बैंक देखिए महंगाई को कंट्रोल करने का जो दायित्व है वो बेसिकली रिजर्व बैंक का ही है। जैसे कि संविधान में जो प्रेम्बल है ना, ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रेम्बल दिया गया है। उसमें सबसे पहले यही लाइन है कि भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, यानी मॉनेटरी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक काम करेगा। उसके लिए वो क्या क्या करेगा, बैंक नोट जो इश्यू है करेगा उसको रेगुलेट करेगा। इसके बाद जो रिजर्व फंड्स हैं, रिजर्व जो निधियां हैं उसको कंट्रोल करेगा। इसके बाद भारत की जो है ना जो मुद्रा है उसको कंट्रोल करेगा, जो क्रेडिट सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। इसके बाद जो है ना एक ऐसा ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगा मॉनेटरी। हाँ देखिए, आपने प्रश्न पूछा है कि रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो बेसिक काम है रिजर्व बैंक का ही है। इसके लिए रिजर्व बैंक अधिनियम में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में इसको मैंडेट दिया गया है कि देश में मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक कार्य करेगा। उसके लिए डिफरेंट टूल्स को यूज करेगा, और वो टूल्स क्या हैं उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा। और आपको अभी ये भी मैं बताना चाहता हूँ इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन वो है जब देश में रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि रुपया जब जो है ना
कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है, तब रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। उस रुपए की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए रिजर्व बैंक काम करता है। उसके पास कुछ टूल्स होते हैं। वो टूल्स क्या है, वो मैं आपको संक्षेप में जानकारी देता हूं कि ये तो है रिवर्स रेपो रेट। इस रेट को रिजर्व बैंक समय समय पर जारी करता है। ये मार्केट में जैसे क्या, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में ऋण जो है ना लोग कम ले, जिससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम जाएगा, इससे रुपए की ताकत बढ़ेगी और वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। दूसरा तरीका है रेपो रेट। क्या होता है, जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देती है। एक उसके उलट है रिवर्स रेपो रेट। ये इस पर बैंकों के पास जो फालतू पैसा होता है, बैंक जब ज्यादा हो जाता है तो रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं। ये तरीका ये भी है कि मार्केट में पैसा कम हो तो रिजर्व बैंक अपने पास रख लेती है और उसको वो बैंकों को इंटरेस्ट देती है। एक तरीका ये है कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश जो बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, वो उसको बढ़ा देता है। इससे क्या है, बैंकों के पास कैश की कमी हो जाती है तो वो लोगों को कम उधार दे पाते हैं। इससे भी रुपया स्टेबलाइज होता है। और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको भी बढ़ा देता है। यानी कि ये जो ना जो एसएलआर है, ये गोल्ड के रूप में, फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में, इस रूप में रखा जाता है, तो इसको भी बढ़ा देता है। तो मार्केट में जो है ना क्या है, बैंकों को ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उससे भी कैश की कमी हो जाती है। इससे मार्केट में रुपए को बल मिलता है। एक और तरीका ओपन मार्केट ऑपरेशन। रिजर्व बैंक समय समय पर क्या करता है, रुपए की वैल्यू को स्थिर करने के लिए सिक्योरिटीज को बेचता और खरीदता है। अगर रुपए की वैल्यू को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेगा, बाजार से पैसा वापस लेगा, यानी सिक्योरिटी बेचेगा। जब बेचेगा तो पैसा वापस आएगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। एक और तरीका होता है कि मान लिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है देश में जो है ना, तो रुपए की स्वाभाविक है वैल्यू कम हो जाएगी। उसके लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। उसके तहत रिजर्व बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज को जो है ना बेचना, तो फॉरेन सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देता है और इससे क्या है कि रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक और डिवाइस जो काम करती है, वो भी मैं जानकारी प्रसंगवश दे दूं कि पहले जो है ना क्या था, 2016-17 के 16 के पहले ये व्यवस्था थी कि ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता था। 2% मिनिमम और 4% हायर जो है ना इन्फ्लेशन को लेवल में कहा जाता है। इसके बाद कोई डिवाइस नहीं थी, उसके आगे बढ़ेगी घटेगी, तो उसके लिए एक डिवाइस बनाई गई, फ्लेक्सिबल टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो उसमें क्या हो, इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ने, दोनों लोगों ने जो है ना ये तय किया कि इस लेवल से +2 -2 ये टॉलरेंस लिमिट है। इस लिमिट से अगर जो है ना इन्फ्लेशन ज्यादा कम होगी या बढ़ेगी तो उस पर रिजर्व बैंक काम करेगा और उसको 4 का है 4 तक लेके आएगा। 6 तक तो वेरिएबल है, 2 तक वेरिएबल है डाउन में। इसके अगर इससे कम या ज्यादा जाती है 6 से, तो जो है ना रिजर्व बैंक फिर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। इस तरीके से जो इन्फ्लेशन का पूरा काम है वो रिजर्व बैंक करता है, लेकिन भारत सरकार भी सहयोग देता है। भारत सरकार भी टैक्सों को बढ़ा देता है और अपने भी खर्चे कम कर देता है। इस तरीके से भी बाजार से पैसा कम हो जाता है और इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है, रुपए की वैल्यू स्टेबलाइज होती है। ये है मार्केट की मैकेनिज्म इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। तो सर मतलब गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर के ही जो महंगाई को कंट्रोल करती है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिजर्व बैंक की है। अच्छा सर, बच्चे एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे देश के जो जितने भी बैंक है सर, वो रिजर्व बैंक के जो रूल्स बनाए हुए हैं क्या उनको मानने के लिए बाध्य हैं सर? अगर कोई बैंक मान लीजिए रिजर्व बैंक के रूल्स को नहीं मानता है तो क्या उसके लिए किसी तरह कोई पेनल्टी भी लगती है सर? हाँ बिल्कुल, देखिए पहले ये व्यवस्था थी कि भाई रिजर्व बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन है आपको मानना है। रिजर्व बैंक जाता था, इंस्पेक्शन करता था, और रूल्स रेगुलेशन नहीं मान रहे हो तो उस पर जो है ना क्या है कि ऑब्जेक्शंस लगाता था और कम और जो है ना कंप्लायंस बनाता था। इसके बाद पैरा बनाता था, फिर कंप्लाई करना पड़ता था, और ज्यादा कुछ हो गया तो बैंक जो है डायरेक्शन तक चला जाता था। इस तरीके से क्योंकि बैंक जो है ना रिजर्व बैंक के ही जो है ना अकाउंट होल्डर है, तो रिजर्व बैंक के सारे रूल्स उन पर लागू हैं।
ठीक है, तो उनको मानना ही पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपको पैसा अल्टीमेट रिजर्व बैंक से ही लेना है, यस आपको सर। कहीं पैसा नहीं मिलेगा मार्केट में तो रिजर्व बैंक, इसलिए रिजर्व बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है और बैंकर्स ऑफ द बैंक्स बोला जाता है। लेकिन इसके अब जो है ना बैंकों ने क्या है कि बहुत सारे जो है ना जो था उस बीस व्यवस्था से बैंकों पर उतनी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था, तो फिर एक रिजर्व बैंक ने क्या किया कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाया 2017 में। इस डिपार्टमेंट का काम यह है कि बैंक अगर कोई रिजर्व बैंक के रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स को जो है ना नहीं ऑबे करते हैं तो उन पर फाइनेंशियल जो है ना पेनल्टी लगाई जाएगी। कई सारे बैंकों पर जो है ना आप अक्सर पेपर में पढ़ते रहते होंगे, कई सारे बैंकों पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। इससे क्या है कि बैंकों पर एक जो है ना चेक रहता है कि आप जो रिजर्व बैंक के जो भी डायरेक्शन है आपको मानने ही है, अगर आप वायलेशन करोगे तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ेगी। तो अब जो है ना रिजर्व बैंक अब जो है ना बैंकों पर डिसिप्लिन जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये जो है ना उसके अलावा भी रिजर्व बैंक को और भी मैंडेट जो है ना रिजर्व बैंक एक्ट के अलावा भी जो बीआर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, इसके तहत भी रिजर्व बैंक जो है ना बैंकों पर कंट्रोल करता है। तो रिजर्व बैंक जो है ना रिजर्व बैंक की पेनल्टी से बाहर नहीं है। रिजर्व बैंक जब अगर वायलेशन करेंगे तो उन पर पनिशमेंट कर सकते हैं। जी सर, रिजर्व बैंक जो है अपने देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है सर, और इसकी जॉब जो जी करते हैं उनको भी बहुत ही मतलब गर्व महसूस होता है। तो सर मैं जानना जी चाहता हूँ कि आप ये जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं रिजर्व बैंक के लिए, जो रिजर्व बैंक में जॉब हासिल करना चाहते हैं सर, तो सर उनके लिए आप क्या जी संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो यही कहूंगा, चूंकि मैं रिजर्व बैंक में बहुत लंबे समय तक रहा हूं और उस रिजर्व बैंक को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भारत सरकार में भी रहा हूं। जो भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य संस्कृति है, जो काम करने का तरीका है, वो इतना प्रजातांत्रिक है और इतना जो ना जो कॉर्पोरेट कल्चर है रिजर्व बैंक में के अंदर, कि किसी भी स्टाफ को ये नहीं लगेगा कि मैं जो है ना किसी तरीके से जो है ना स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहा हूं। व्यक्ति अपने पूर्ण विवेक से कार्य करता है, उसको पूरी लिबर्टी है कि वो जितना जो है ना अच्छा काम कर सकता करे, और उसको पूरी जो है ना एक सहमति टॉप मैनेजमेंट से मिलती है कि आप अपना बैंक का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना काम करिए। इतनी जो है ना काम करने में स्वतंत्रता जो रिजर्व बैंक में है, मैं समझता हूँ कहीं नहीं है। और हमारे यहाँ एक छोटा व्यक्ति भी, एक क्लास 4 का व्यक्ति भी बड़े अधिकारी से मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। ना यहाँ पर पीयर प्रेशर है और ना ही बॉस बॉस प्रेशर है, किसी तरीके का कोई प्रेशर यहाँ पर। जो जो कॉर्पोरेट कल्चर एक डेवलप हुआ है रिजर्व बैंक में, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिसेस जो है ना जो मार्केट की है, वो सब जो है सरकार की और प्राइवेट सेक्टर दोनों की कॉर्पोरेट कल्चर को मिला करके जो बना हुआ है। हमारे यहाँ एक इथिक्स जो है ना कोड ऑफ इथिक्स भी है, उसके तहत हर कर्मचारी को ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो है ना इथिक्स कोड है, आपको इनके तहत चलना है और इनका अनुपालन करना है। वो मोरली बाउंड है कि आपको ये करना है। तो ये कार्य संस्कृति रिजर्व बैंक की इतनी अच्छी, इतनी पवित्र है, मैं आपको बताऊं कि रिजर्व बैंक पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है। यस और सर। रिजर्व बैंक ने समाज में जो इज्जत कमाई है, आजादी के बाद से जो इज्जत कमाई है, वो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी और अपनी कार्य संस्कृति की पवित्रता से कमाई है। और इसलिए आज रिजर्व बैंक का नाम जो है ना बड़े गर्व से लिया जाता है। रिजर्व बैंक का स्टाफ कहीं पर भी जाता है, उसको बड़े सम्मान के साथ जो है ना लोग पेश आते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपनी मेहनत से, उसके स्टाफ ने ये छवि बनाई है। आप अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो इन्फोसिस है, टाटा है ना, अपनी आर्मी है, जैसे जो जिनका एथिक्स बहुत अच्छा यस है सर। ना, वो एक संस्कारित जो है ना जो ये इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। रिजर्व बैंक भी उसी तरह की कैटेगरी में आता है। और मैं आपको बता दूं, भारत में जो है ना आईएएस के बाद में रिजर्व बैंक की नौकरी डायरेक्ट मैनेजर के रूप में जो आते हैं, वो आज जो बच्चे हैं जो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे वर्क कल्चर में जीना चाहते हैं, वो आईएएस के बाद रिजर्व बैंक की
मैनेजर की पोस्ट जो है या जो डीआर की पोस्ट है उसको प्रेफर करते हैं। ये स्थिति है रिजर्व बैंक में। और बहुत सारी यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, आपको पर्क के बारे में बताया, सैलरी के बारे में बताया, ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में बताया, फॉरेन एक्सपोजर के बारे में बताया। इतना एक्सपोजर है, कोई व्यक्ति जितना नॉलेज लेना चाहे रिजर्व बैंक में उतना ले सकता है। रिजर्व बैंक पूरी मदद करती है। आपको कहाँ तक जाना, कितना पढ़ना है, जितना ज्ञान आपको अर्जित करना आप करिए। रिजर्व बैंक आपको असिस्ट करता है, आपको जो है ना फाइनेंशियली एड देता है, आपको कुछ जेब से खर्च नहीं, बस केवल एक अच्छा जो है स्टाफ बनिए, एक अच्छा कर्मचारी रिजर्व बैंक बनिए, परफॉर्मर बनिए और देश को जो है ना तरक्की के मार्ग पर ले जाइए। बस देश की सेवा करिए, यही रिजर्व बैंक का सबसे उद्देश्य है, देश की सेवा। कैसे हमारा स्टाफ जो है ना देश की सेवा अच्छे तरीके से, आदर्श तरीके से कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिजर्व बैंक आज की डेट में रोल मॉडल है बच्चों के लिए। और इस रोल मॉडल में आने के बाद ही उनको पता लगेगी कि वास्तव में रिजर्व बैंक क्या है। तो ये जो है ना रिजर्व बैंक की बहुत सारी खूबियां मैं कितना वर्णित करूं, लेकिन संक्षेप में मैं इतना यस बताना सर। चाहूंगा कि बच्चों के लिए रिजर्व बैंक एक बहुत अच्छी संस्था है और उनको प्रयास करना चाहिए कि वे रिजर्व बैंक में अपना भविष्य बनाए। मैं तो कभी कभी इतना अभिभूत हो जाता था कि ऐसा कहने लगता था कि भाई मेरे तो पूर्व जन्मों को कोई ऐसे पुण्य रहे होंगे जो उदय हुए हैं, जिसकी वजह से मैं रिजर्व बैंक में आया हूँ। और रिजर्व बैंक में बहुत ही बेदाग और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 35 साल गुजार करके और बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल जो है ना उज्जवल छवि के साथ बाहर आया हूँ, पूरे संतोष के साथ आया हूँ। तो ये जो है ना कहाँ मिलेगा, ऐसा पवित्र वातावरण कहाँ मिलेगा। मैं तो रिजर्व बैंक का बहुत बहुत ऋणी हूँ और सभी बच्चों से कहूंगा प्रयास करो। रिजर्व बैंक एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है और आपको लगेगा, स्वयं लगेगा कि नहीं नहीं मेरे तो वाकई जो है ना कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो रिजर्व बैंक में आया हूँ। मैं इन शब्दों से ज्यादा क्या कहूँ, ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक मेरे लिए एक बहुत जो है देवता की तरह है, सच बताऊं एक तो। पवित्र मंदिर की तरह ठीक है, सर। पवित्र मंदिर मंदिर की तरह, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी। तो बच्चों आज आप सुन रहे थे रिजर्व बैंक के फॉर्मर डीजीएम आर एस सेंगर सर को। और बच्चों आपको रिजर्व बैंक के बारे में बहुत कुछ जानकारी सर ने दी है। और बच्चों एक बहुत ही पवित्र संस्थान है, एक पवित्र मंदिर की तरह रिजर्व बैंक हमारे देश का। और बच्चों मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से जो भी बच्चे रिजर्व बैंक में जाना चाहते हैं वो अपना रिजर्व बैंक को एक टारगेट के रूप में ले कि आपको कभी न कभी किसी न किसी पोस्ट पर यहाँ पर पहुंचना है। और इसके लिए अभी से अपनी जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, उसको उस अनुरूप बनाए कि बच्चों आप एक दिन रिजर्व बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच सके। तो सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बच्चों इस कॉमर्स अवेयरनेस इंटरव्यूज के माध्यम से हम अलग अलग एक्सपर्ट से जो अलग अलग कॉमर्स के जो फील्ड है उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं और बच्चों तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। तो बच्चों अगर आपने कॉमर्स अवेयरनेस के इस यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कॉमर्स में जो अलग अलग स्कोप है, अलग अलग फील्ड्स जो अवेलेबल है उसकी जानकारी आपको मिल सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।